हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है हर वो स्टूडेंट्स जनरली जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं या फिर इस बार तो बोर्ड एग्ज़ाम भी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, सब के लिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हों या किसी भी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज मैं अपना पूरे अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अपने 7, 8, 9 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आज की क्लास में कि MCQ को कैसे क्रैक किया जाए। मतलब MCQ के क्वेश्चंस कितने तरीके के होते हैं और उनको किस तरह से उनके आंसर्स को ना पता होते हुए भी उसके आंसर्स को ढूंढ निकाला जाए। तो नॉर्मली आज हम लोग, मतलब मैं कोई आज रामबाण इलाज नहीं बताने वाला हूं, पर ऐसा बताऊंगा कि फाइनली आप लोग रियली आप लोग मान जाओगे कि यार वाकई ये कोई चीज़ है जिससे हम MCQ को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि MCQ क्वेश्चंस में लोगों के दिमाग में 3 आइडियाज आते हैं। मतलब हम लोगों के क्या, हम स्टूडेंट्स के दिमाग में 3 आइडिया आते हैं। 3 मतलब तरह के स्टूडेंट्स, 3 तरह के लोग होते हैं और हम 3 तरह के आइडियाज को फेस करते हैं अपने एग्जाम में। पहला कि सर हम तो टोटली कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ MCQs ऐसे मिलेंगे आपको जिसके बारे में पूरा पता होता है, सर यही आंसर है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये जब पता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि भाई फाइनल डाइजेशन कहां होता है हमारे बॉडी में, तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसमें कोई तर्क ही नहीं है, नो कमेंट ऑप्शन में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, आप लगा के आ जाओगे। तो कॉन्फिडेंट है उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेस कॉन्फिडेंट में और उसके बाद नो आइडिया। सर पता ही नहीं इसका आंसर होगा क्या, फिर क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लेस कॉन्फिडेंट, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है। मतलब सर लग तो रहा है ये आंसर है पर सर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो एक काम करना दोस्तों, जब हम लेस कॉन्फिडेंट होते हैं ना दोस्तों, तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एक तो ये तरीका, मैं इसमें 2 तरीके बताऊं क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है तो उसमें ये बताया गया सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की ये क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है। मैं एक और मेथड बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगा आपको उसके अलावा। ठीक है, पहले मैं एलिमिनेशन को रिपीट कर दूं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? देखो दोस्तों, मान लो एक फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहां पर कि एक तो हमारा एलिमिनेशन मेथड क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, ध्यान सुनना। एक और मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरा मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है एक्चुअली कि हम लोग इसमें देखते हैं कि सर कौन सा आंसर नहीं होगा उसको पहले हटाना होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ना इज द क्या नाम है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आया क्वेश्चन कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन, अब उसमें ऑप्शंस आए। ऑप्शंस क्या है कि भाई ये ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूं मैं। जैसे मान लो आ गया कॉपर, फिर आ गया है ना जिंक आ गया, फिर आ गया है ना एक और आ गया जनरली वो रुबिडियम RB आ गया, और कॉपर की जगह मान लो कोई दूसरा है, जैसे मान लो कॉपर की जगह है Fe। ठीक है, Fe है और एक और है Hg। अब ये ऑप्शंस आ गए। अब हम लोगों को देखना है कि सर एलिमिनेशन का इस्तेमाल यहां पर कैसे करेंगे। देखो अब आपको बताया आयरन, जिंक, रुबिडियम और मरकरी, नीचे मरकरी है Hg है। ठीक है, Hg को मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं Hg। चलिए, तो इनमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। देखो आयरन है, अब सोच के देखो, आयरन लोहे से बनी हुई काफी चीज हमारे घर में होती है, क्या वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? क्या वो लिक्विड होता है? नहीं होता। तो सर आयरन तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा जिंक। दोस्तों जिंक आपने कई बार सुना होगा, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के टुकड़े डाले हमने किसी रिएक्शन में। एटलीस्ट आपने पढ़ा नहीं होगा पर सुना जरूर होगा ये चीज, या टीचर ने आपको क्लास में किसी न किसी ने कहा होगा कि जिंक का टुकड़ा डाल दिया हमने इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में। तो भाई जिंक का जब ग्रैन्यूल है, जब जिंक का टुकड़ा है, इसका मतलब है कि जिंक लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। अब बात है रुबिडियम। आपने क्या रुबिडियम, आपने पूरे क्लास 10th में रुबिडियम का नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब रुबिडियम तो सर दूर दूर तक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रुबिडियम नाम का कोई एलिमेंट मतलब जनरली अगर हमारे सिलेबस में होता तो हमें पढ़ाया जरूर जाता या एक ना एक बार जरूर बताया जाता। ठीक है, तो रुबिडियम भी इसका आंसर नहीं है। तो फाइनल बचा क्या? Hg, मरकरी। तो भाई आपको मान लो पता नहीं था आपको कि वाकई इसका आंसर Hg है, पर आपने ढूंढ निकाला किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एक तो ये तरीका है जनरली सब बताते हैं। ठीक है, और आज मैंने भी आपको एक एग्जांपल के तहत बताया। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पे।
क्लियर है? उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और किस तरह से हमने आपको बताया कि एलिमिनेट करके जो आंसर नहीं है पहले उसको साइड कर दो, फिर जो आंसर होगा ना वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा और वही आंसर है। क्लियर है? तो इसमें तो हो गया सर एक तो पहला एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या, देखो दूसरा तरीका हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं बच्चों। देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है कि भाई इनमें से कौन सा मेटल है, ठीक है, इनमें से कौन सा, या फिर चलो कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपके क्लास 12th के हो, कोई बायो का क्वेश्चन उठाते हैं कि इनमें से कौन सा बॉडी ऑर्गन है या कौन सा ऑर्गन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो जनरली बाइल जूस सेक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, और उसमें ऑप्शंस आ गए। क्या क्या ऑप्शंस आए देखो ध्यान से सुनना। उसमें ऑप्शंस आ गए, पहला ऑप्शन आया ऑप्शन ए, ये हमारा आया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ध्यान से सुनना, पैनक्रियाज, दूसरा है पैनक्रियाज, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा किडनी, ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी है इसमें होगा नॉर्मली लिवर, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा है जो जनरली क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। अब आप खुद बताओ, आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा होगा और मान लो कि सर आपको लग रहा है कि सर या तो आंसर लिवर हो सकता है या तो सर पैनक्रियास हो सकता है। सर इन दो के बारे में तो सर मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, इनको मैंने साइड कर दिया कि सर ए और सी तो आंसर नहीं होगा। तो सर ऐसा है, हमें कंफ्यूजन है सर। देखो यहां पर क्या था, यहां पर आपको कोई कुछ भी आइडिया नहीं था यहां पर आपको, तो इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है ना दोस्तों कि सर दो तो पक्का नहीं है पर दो में से कौन सा हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान से सुनो। ऐसा तब क्या करेंगे सर, जब ऐसे कंफ्यूजन में फंसेंगे ना तब क्या करेंगे, देखो क्या करना है, फिर आप गौर से देखो ये क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है, ये क्या है, पैनक्रियाज, और क्या है, लिवर है। क्लियर है? अब आप याद करो, एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा भी याद होगा तो आप याद करो कि पहले जनरली किसका काम होता है। ध्यान सुनना, पहले किसका काम होगा। तो आपके टीचर ने लगभग इतना तो जरूर बताया होगा कि भाई पहले लिवर काम करता है एंड देन पैनक्रियास काम करता है। क्लियर है? पहले लिवर एंड देन पैनक्रियास। तो भाई साहब बाइल जूस जो है, बाइल जूस का काम भी आपको अगर पता हो तो और वेल एंड गुड, क्योंकि बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट के बड़े बड़े टुकड़े को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। तो भाई इसका मतलब यह है कि जो सेकंड स्टेप है वो दूसरा ऑर्गन मतलब वो करेगा ना, प्रोसेस करेगा। पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा छोटे छोटे में और फिर उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को वापस डाइजेस्ट करवाया जाएगा। तो भाई पहले काम किसका होता है, लीवर का। तो आप खुद सोचो, पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, तो पहले कौन सिक्रेट करेगा एंजाइम, कौन, लीवर। तो भाई बाइल जूस सीधा सीधा किसको टारगेट कर रहा है, क्या पैनक्रियास को कर रहा है, नहीं, बाइल जूस का काम है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़ों में करना और बाद में काम कर रहा है पैनक्रियास। तो इसका मतलब अब जो ये टूटा है बाइल जूस से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाएंगे तब पैनक्रियास एक्ट करेगा। तो पहले कौन एक्ट कर रहा है, लीवर। तो भाई सीधा सीधा यहां पे आंसर निकल के आ रहा है कि बाइल जूस को कौन सिक्रेट करने जा रहा है, लिवर सिक्रेट करने जा रहा है। देखो इसका आंसर हमने अपने नॉलेज से ही निकाला है, पर एक्चुअली कंफ्यूजन था हमारे दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं था, आपको पता था, आपको सारी चीजें पता थी, बाइल जूस का फंक्शन पता था, पर आपको ये नहीं पता था सिक्रेट कौन करेगा बाइल जूस। तो दोस्तों ऐसे जब ऐसी दुविधा में हम पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मली अपने नॉलेज को वापस से खंगालना चाहिए हमें, अपने नॉलेज को वापस से याद करो अपने आप को। देखो और ऐसे क्वेश्चंस को हम बाद में करें, यह बेहतर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अगर करेंगे तो अभी मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि पहले क्या करें, पहले कैसे क्वेश्चंस को करें, बाद में कैसे क्वेश्चंस को करें। तो खैर इस पे ज्यादा टाइम हम लोगों को देना होता है तो इसे हम बाद में रखेंगे, ठीक है, और फिर इस पे सोचेंगे, अपने नॉलेज को खंगालेंगे, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम किसी भी एक क्वेश्चन को जाने नहीं दे सकते इतनी आसानी से। सो वी हैव टू थिंक, और हमें सोच के बिल्कुल अपने नॉलेज को पूरा खंगालना पड़ेगा, उड़ेलना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, जो कि थोड़ा सा है तो डिफिकल्ट भाई, एलिमिनेशन से तो आसानी है ना, लेकिन क्या है कि बहुत काम का है। आप यूज करके देखना कभी, आप जब भी कब गेस पेपर या कोई गाइड कर रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो तो उसको करके देखना, बहुत काम आएगा। खैर तो ये तो था लेस कॉन्फिडेंट लोगों के लिए कि सर हम कॉन्फिडेंट हैं तो, लेकिन सर कंप्लीट नहीं है सर, दुविधा में है सर, कंफ्यूजन में है सर, दो ऑप्शन पता है सर कि दोनों से होगा पर पता नहीं कौन सा होगा। चलिए अब तो सर लास्ट वाला जो है उसका बहुत इंतजार रहता है लोगों को, और ये बहुत हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना होता है कि सर इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए। देखो ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे
ठीक है, ऊपर वाला ना करे कि आपको सारे क्वेश्चन मिले, ऐसे ना मिलेंगे। आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हो, हमारे लेक्चर सुन रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। वैसे फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये आ जाए कि सर हमें पता ही नहीं, सर कुछ एक आध क्वेश्चन मिल गया कि सर हमें तो इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो फिर कुछ सिनेरियो, कुछ कंडीशंस होती है, उनको थोड़ा देख के चलो। देखो, अगर उस ऑप्शंस में मान लो कोई क्वेश्चन आया और उस ऑप्शन में, ध्यान सुनना, अगर ऑल ऑफ अबव का आंसर है, ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन दिखे, ऑल ऑफ अबव, तो भाई आंख बंद करके ना उस पर भरोसा करके आओ, आंख बंद करके उस पर भरोसा करके आइए। मतलब ऑल ऑफ अबव को टिक करके आना है। ज्यादातर ऐसा अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है भाई, मैंने अब तक के एक्सपीरियंस में देखा है कि 99% चांसेस में, मैं 1% छोड़ रहा हूं, सिर्फ 1%, 99% चांसेस में ऑल ऑफ अबव ही आंसर होता है। क्लियर? चाहे कोई, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, एनी एग्जाम, ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड। दूसरा दोस्तों, अगर कहीं नन ऑफ दीज है, ध्यान देना प्लीज, अगर नन ऑफ दीज उस क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज या नन खाली है लिखा हुआ, तो मैं इसके बारे में 85% कॉन्फिडेंट हूं। अब देखो भाई, जाहिर बात है, अगर मैं आपको कोई मतलब नंबर मिल नहीं रहे थे और फिर भी मैं आपको एक कैपेबल बना रहा हूं, आपको उस लायक बना रहा हूं कि आप उसका नंबर भी लेके आओ जो आपको पता नहीं था, तो थोड़ा सा तो आपको झेलना पड़ेगा। देखो 15% आपको झेलना पड़ेगा, 85% आई एम कॉन्फिडेंट कि वो आंसर सही होता है। 85 से 90 चलो ले लो, 85 से 90% आप उसको लगा के आओ। भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? एक ही काम है ना भाई, एक ही का नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। मान लो आप, दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक में माइनस मार्किंग नहीं होती, एक में होती है। तो एक में माइनस मार्किंग नहीं है तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फ्री होकर लगा के आओ। एक में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो भाई देखो, अगर आपका कट ऑफ नहीं हो पा रहा है, मान लो आप 70 लाना चाह रहे हो पर 70 भी नहीं जा पा रहा है, मान लो 65 पे हो आप, तो आपको भाई इस कंडीशन में ऐसा करना पड़ेगा। बिकॉज आप नहीं करोगे तो आप पहले एग्जाम हॉल में ही आपका डिसाइड हो चुका कि आपका नहीं होने वाला, उस एग्जाम में आप सिलेक्ट नहीं होने वाले। तो भाई आप ये करना पड़ेगा आपको, उस टाइम पे आपको ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो नन ऑफ दीज वाला लगा के आना आपको। तीसरा, अक्सर दोस्तों क्वेश्चन में, अब मान लो सर ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, नन ऑफ अबव भी नहीं है, अब क्या करें सर? नन ऑफ दीज भी खत्म। अब सर 4 ऑप्शन हमारे पास, हमें पता भी नहीं है सर कौन सा आंसर है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन अक्सर सही होते हैं। कौन? एक तो बी के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं 70%, 70% केस में इसका आंसर होता है बी। ध्यान देना प्लीज। देखो, ये मैं कोई जादुई तरीका नहीं बता रहा आपको, मैं ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं मैं, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो बी आंसर है वो 70% ही आंसर होता है ज्यादातर क्वेश्चंस का। तो मैं एक प्रोबेबली बता रहा हूं आपको, ऐसा मत सोच लेना कि सर आपने तो बी बताया था पर तो उसका आंसर सी निकल गया। भाई ये हो सकता है वो 30% में हो जिसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज्यादातर आंसर क्या होता है? बी होता है। आई होप आपको कि इन कंफ्यूजन से, मतलब इन 3 तरह के कंफ्यूजन से आपको छुटकारा मिल गया होगा, ठीक है। और बी के अलावा एक और है सी के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं, पर सी, बी या सी लगा के हो, ए और डी में ज्यादा चांसेस नहीं होते आंसर्स के। क्लियर है? चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि सर हम पहले कैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। क्या सर हम सीक्वेंस को फॉलो करें कि मतलब सर 1 से सीधा 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, या 1 से सीधा 50 क्वेश्चन के पेपर मान लो, तो 1 से सीधा 1 से स्टार्ट किया और 50 पे खत्म? नहीं भाई, ऐसा मत करना कभी भी, आप ऐसा मत करना। हो सकता है जैसे मान लो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने देखा कि यार क्या नाम है, क्वेश्चन मान लो फिजिक्स का पेपर आपका, और फिजिक्स में देखा कि यार इसमें क्या नाम है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है कुछ, है ना, कुछ जनरली उसमें डायनामिक्स से है, और कुछ जो है तुम्हारा दूसरे चैप्टर से है। तो आप देखना कि मेरा कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, वहां से स्टार्ट करो पहले, क्योंकि जो पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा ना उसको करने में कम टाइम लगेगा। क्लियर? ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना बच्चे, उसमें ध्यान देना। जैसे मान लो आपका पेपर चल रहा है, जाहिर बात है साइंस का पेपर है, तो साइंस में आप देखना कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री या बायो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप पहले बायो कर लो, क्योंकि बायो में ना फटाफट आंसर मिलते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो पहले बायो से स्टार्ट करो, बायो के सारे क्वेश्चन हो गए तो फिर स्टार्ट करो केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री करने के बाद आ जाओ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स आपका टाइम लेगा। इसलिए फिजिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा के रखो ताकि आप कैलकुलेशंस भी आराम से कर सको। क्लियर है? तो इसमें, और दूसरी बात आपके पास दो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन टिक कर लेते हैं और फिर जाके और क्या करते हैं, नॉर्मली फिल करते हैं वो। तो ऐसा मत करो, आप ऐसा क्या करो, या तो एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन करो तो आप उसके सामने ए लिख दिया करो, या बी, क्वेश्चन पेपर पे ए या बी, या थोड़ा सा डॉट लगा दिया करो। फिल करने के लिए फिर आपको लास्ट में टाइम चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए कहा हूं कि पहले बायो करना, 10th वाले स्टूडेंट को खास करके कह रहा हूं, फिर
केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, उसके बाद क्योंकि उसके बाद टाइम बचेगा आपके पास, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप सर्कल कर पाओगे OMR शीट को। तो ये तो था हमारा कि किस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करना है या नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उनका जवाब मैं आपको दे रहा हूं आज, ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफी सवाल पूछ रखा है, उन सब का जवाब मैं आज देने के लिए आया हूं, क्योंकि ये सारे डाउट्स, ये सारे कंफ्यूजन्स जो थे वो एक्चुअली पहले से हमारे पास आए हुए थे और मेरा भी एक्सपीरियंस था, तो मैंने दोनों को मिला के आपके पास रखा है ये चीज़, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे मान लो माइनस मार्किंग है किसी का, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे में, मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होता है, तो माइनस मार्किंग वाले में हमें सर समझ में नहीं आता कि कितने क्वेश्चंस पे कितना। देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ ना कि मतलब 0.25 का है माइनस मार्किंग, ये भी क्वेश्चंस कई बार मेरे से काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि 0.25% है, इसका मतलब है बच्चे कि अगर आपका एक गलत होगा ना, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे एक गलत पे। मतलब अगर आपको सीधे से बताऊं कि 4 गलत कर दिया आपने अगर क्वेश्चन, तो 5 नंबर गए आपके, 8 गलत किए तो 10 नंबर गए आपके। इसको कहते हैं 0.25। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन जनरली एक गलत पे 1.25 मार्क्स कट जाते हैं। ये हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, खास करके जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एमयू के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोई भी यूनिवर्सिटीज के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें अक्सर ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर ये क्या, इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं बोला जाए अगर कंक्लूजन यही है मेरा कि भाई साहब इन सब से अच्छा है, क्योंकि ये तो बाद का सिचुएशन है ना, इस तरह के एग्जाम में क्या करें कैसे करें, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप मेहनत से पढ़ाई कर लो, क्योंकि यही काम आएगा। दोस्तों सीक्वेंस में मैं सीरीज में बिल्कुल वीडियोस डाल रहा हूं। क्लास 10th के सारे चैप्टर्स मैंने लगभग इस टर्म के डाल दिए, मैंने हाफ चैप्टर 50% हो गया है। मैं कुछ और वीडियोस में डालने वाला हूं, एक और चैप्टर्स के बाद हमारा आने वाला है, और वो रहेगा या तो फिजिक्स से ही रहेगा या बायो से रहेगा। तो आप लोग उसको देखना मत भूलिए, और हमारे फैमिली का एक पार्ट हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाल वाला बटन को दबा के जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना आपको तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।